तो चैप्टर 2 का जो लास्ट पार्ट है उसमें है काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कि अपन मार्केट में जब होते हैं, वी मे टेक अंडरटेक सेवरल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज मार्केट। कितने टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें इमीडिएट सेटलमेंट भी होता है और थोड़ा सा डिस्टेंट सेटलमेंट भी होता है। यानी कि इमीडिएट यानी तुरंत सेटल हो जाएगा, डिस्टेंस यानी थोड़ा टाइम लगता है। ट्रांजेक्शन क्वेश्चंस आता है ना, कैश ट्रेड, टॉम ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। कैश ट्रेड आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑकर ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, टी प्लस जीरो। कैश ट्रेड में टी प्लस जीरो में सेटलमेंट होता है, पेमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, वेयर जीरो डिफाइन द टाइम गैप इन बिटवीन ट्रेड डे एंड सेटलमेंट, तो टी प्लस जीरो इन सेम डे। कैश ट्रेड इन द फाइनेंशियल मार्केट अनयूजुअल एज मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल बिटवीन 2 to 3 days। फिनेंशियल मार्केट में जो कैश ट्रेड है वो सेटल कब होता है, 2 to 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेड। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट हैव ग्रेजुअली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ऑल स्टॉक इनटू T+1 सेटलमेंट साइकिल्स। तो कैश ट्रेड का डेफिनेशन क्या है, T+0 डे। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, कैश ट्रेड T+2 days 3 days में भी होता है। इंडियन स्टॉक्स जो है T+1 days में सेटल होते हैं ना, कैश सेटलमेंट जो होता है। ठीक है, वी सी कैश ट्रांजेक्शन इन अवर नॉर्मल डे टू डे ऑल व्हेन बाय ग्रोसरी। कैश सेटलमेंट यानी कि जब अपन कुछ भी सामान खरीदते हैं मार्केट में, तो अपन पैसे देते हैं, डिलीवरी लेते हैं। ठीक है, कोई भी सामान, सब्जी, फ्रूट्स, ग्रोसरीज या मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हैं, अपन तुरंत पैसे देते हैं उनको, वही कैश ट्रेड होता है। टॉम ट्रेड क्या होता है, टॉम टॉम ट्रेड आर द ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑकर ऑन द डेट नेक्स्ट टू द ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे के नेक्स्ट डे जो सेटलमेंट होता है उसको टॉम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सेटलमेंट होता है, इसको याद रखिएगा, T+1 बेसिस में होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कैश सेटलमेंट T+1 days में होता है। ठीक है, स्पॉट आर द, और थर्ड होता है स्पॉट ट्रेड्स आर द ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑक्योर ऑन द स्पॉट डेट विच इज द नॉर्मली 2 business डेट आफ्टर द ट्रेड डेट। इक्विटी मार्केट इन इंडिया ऑफर स्पॉट ट्रेड, फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली बट डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इक्विटी मार्केट जो है इंडिया का, वहां पे स्पॉट ट्रेड्स होता है। ठीक है, फिर ये है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इसके बारे में है, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल ऑन an underlying asset at certain future date for particular price that is decided on the date of contract। ठीक है, both the contracting party are committed and obliged to honor the transaction irrespective of price of underlying asset at the time of settlement। ठीक है, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द जो काउंटर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक फार्मर है जिसको अपनी फसल बेचनी है मिलर को 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने बाद उसका फसल रेडी होगा, और मिलर एग्रीमेंट करते हैं दोनों आज। ठीक है, उसको बोलते हैं ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जितने भी अपने देश में जो एग्रीकल्चर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड ही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सचेंज अलाउ नहीं होता। ठीक है, या इसमें कोई सेटलमेंट या जो भी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशंस होते हैं वो फार्मर और मिलर दोनों मिलके बनाते हैं, या दो पार्टी मिलके डिसाइड करते हैं कि उसके रूल रेगुलेशंस क्या होंगे। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट कैसे होगा, सब ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड साइज का। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफॉल्ट का रिस्क होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है, वो होता तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन वो अगर एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो उसको फ्यूचर बोलते हैं। दे आर स्टैंडर्डाइज एज द मार्केट लॉट्स, इनका एक मार्केट लॉट भी होता है।
क्वालिटी एंड टर्म ऑफ डिलीवरी भी होता है, डिलीवरी डेट होता है, कैश सेटलमेंट, फिजिकल डिलीवरी, ये सब होते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड एंड सेटल ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड सेटलमेंट गारंटी। ठीक है, इन ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड और सेटल होते हैं और इनकी जो गारंटी होती है वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लेता है। ठीक है, मार्जिन भी रिक्वायर होती है, दोनों पार्टी से मार्जिन ली जाती है जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बैठते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो वेट का फ्यूचर्स है वो एमसीएक्स में ट्रेड होता है, तो ट्रेडिंग यूनिट कितनी है, मिनिमम ऑर्डर साइज कितना है, मैक्सिमम पोजीशन कितना ले सकते हैं, क्वालिटी, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, स्टार्ट कब होगा, डिलीवरी ऑप्शन क्या होगी, ये सब डिटेल में दिया रहता है। ठीक है, और डिलीवरी डेट क्या होगा, डिलीवरी सेंटर कहाँ पे होगा, ये सब स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको फ्यूचर बोला जाता है। लेकिन अगर ओवर द काउंटर इसी चीज को किया जाए तो इसको फॉरवर्ड बोला जाता है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश बस करिएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्ड एक्सचेंज में ट्रेड हो उसको फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उसको फ्यूचर बोलते हैं। फिर सेकंड होता है ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिवन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशंस टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट स्टेटेड प्राइस। द बायर एंड होल्डर ऑफ ऑप्शन द पे द प्रीमियम, जो ऑप्शन बाय करता है वो प्रीमियम पे करता है। ठीक है, और राइट को बाय करता है, बाय द राइट। और जो सेलर रहता है वो प्रीमियम रिसीव करता है। और उनको क्या ऑब्लिगेशन होता है कि अगर ऑप्शन बायर अपने राइट को ऑब्लिग करेगा तो उनको सेल और बाई करना पड़ेगा अंडरलाइंग असेट्स को। ठीक है, इफ बायर एक्सरसाइज द राइट। लेकिन बायर के पास ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो बाय और सेल करेगी। ठीक है, कई बार आउट ऑफ द मनी जो लोग बाय और सेल करते हैं वो लोग जरूरी नहीं है कि अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें। ठीक है, तो दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट एट गिवन प्राइस और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। पुट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। तो कॉल में क्या होता है, बाय करते हैं अपन अंडरलाइंग असेट्स का जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है ना, और उसको अपन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पुट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। ठीक है, पुट में अपन सेल के लिए करते हैं ना, जो भी अपन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एट गिवन प्राइस और बिफोर अ गिवन डेट। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है वो ओटीसी में भी होता है, ओटीसी मार्केट्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट दोनों में होता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन होता है, ये यूरोपियन होते हैं, सी पी जो बोला जाता है। तो सी का मतलब होता है यूरोपियन ऑप्शन, जो यूरोप में जो ट्रेड होते हैं ना, यानी कि यूरोप के जो रूल हैं वो इसमें लागू होते हैं, अमेरिकन ऑप्शन नहीं होते। ये अपने इंडिया में जो भी अपन कॉल और पुट ऑप्शन जो यूज करते हैं ये यूरोपियन रूल्स इसमें लागू होते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि अरविंद बाय अ कॉल ऑप्शन ऑन द निफ्टी इंडेक्स फ्रॉम सलीम। अरविंद ने कॉल ऑप्शन बाय किया निफ्टी 50 का सलीम से, टू बाय द निफ्टी एट वैल्यू ऑफ 11,000। ठीक है, कब, 3 महीने बाद का जो उन्होंने लिया। अरविंद पे अ प्रीमियम ऑफ 100 टू सलीम। ठीक है, अरविंद ने 100 रुपया प्रीमियम पे किया क्योंकि वो बायर है अरविंद, तो उसने 100 रुपए प्रीमियम पे किया सलीम को, और सलीम कौन है, सेलर। तो अरविंद इज द बायर, सलीम इज द सेलर। और आज के डेट में एंटर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो सेटलमेंट डेट होगा 3 महीने बाद का एक्सपायरी डेट में सेटलमेंट होगा। 11,000 is the price Arvind is willing to pay for Nifty 50 3 months from the today। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। जो 11,000 का कॉल उसने बाय किया तो वो उसका स्ट्राइक प्राइस हो गया 11,000 का। अरविंद मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय निफ्टी 50 एट 11,000 एट द सेटलमेंट। ठीक है, क्योंकि अरविंद बायर है तो उनके पास कोई एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि वो बाय करेंगे ही। ठीक है, एक्सरसाइज करना उनके लिए, लेकिन सलीम अंडर ऑब्लिगेशन, सलीम सेलर है तो उसके पास ऑब्लिगेशन है कि उसको सेल करना ही पड़ेगा।
अरविंद पे सलीम ₹100 एज अ अपफ्रंट पेमेंट, दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन प्रीमियम। जो अरविंद ने सलीम को पेड किया वो ऑप्शन प्रीमियम है। अगर सेटलमेंट के दिन निफ्टी 50 11,200 में चला गया तो अरविंद का जो कॉल ऑप्शन उसने खरीदा था वो इन द मनी हो गया। तो इससे क्या हुआ, अरविंद को, तो सलीम को तो ₹100 मिले, ठीक है, प्रीमियम के, बट उसको लॉस कितने का हुआ, डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच 11,000 टू 11,200, यानी कि उनको ओवरऑल ₹100 का प्रॉफिट हुआ अरविंद को। सलीम को ₹100 प्रीमियम तो मिले लेकिन वो लॉस हुआ उसको प्लस ₹100 का, ठीक है। वहीं अगर 11,000 की जगह निफ्टी 50 चला गया 10,800, तो जो अरविंद का जो कॉल ऑप्शन था वो वर्थलेस हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया और एक्सपायर वर्थलेस। देयर इज नो पॉइंट पेइंग 11,000 टू बाय द निफ्टी। तो अरविंद ने अपनी एक्सरसाइज, ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। सलीम को कितने पैसे मिले उसमें, ₹100 ऐसा प्रीमियम जो उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये ऑप्शन के हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चंस आता है ऑप्शन या फ्यूचर फ्यूचर में से, ठीक है। और ये क्या, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है चैप्टर 2 में, और इसको समझे बिना आगे बढ़ना, और बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ोगे तो और कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत डिटेल में दिया है चैप्टर 2। स्वैप्स क्या होता है, अ स्वैप इज द फाइनेंशियल मार्केट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला, ठीक है। दो पार्टीज के बीच में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कैश फ्लो के लिए, ठीक है, प्री अरेंज फॉर्मूला में है। तो इसमें क्या होता है, स्वैप से क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट को किसमें हेल्प मिलती है, वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट जो है उसमें, करेंसी रेट, कमोडिटी प्राइस, ये सब के रिस्क से एक मार्केट पार्टिसिपेंट अपने आप को बचा लेते हैं। और जनरली ये इस टाइप के स्वैप्स किसमें होते हैं, ट्रेजरी बिल में, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, ऑन बोरोइंग बोरोवर हैज टू पे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट विच इज डिफाइंड बाय ट्रेजरी बिल रेट ऑन द डेट प्लस अ स्प्रेड। This floating rate interest payment means the actual obligation to borrower will depend on what the treasury bill rate would be on the date of each settlement। तो ट्रेजरी बिल आपने खरीदा तो हर सेटलमेंट में उसका इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होगा, लेकिन स्वैप मार्केट में क्या होता है, इसके लिए पे अ फिक्स रेट टू द स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर, यानी कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। रिसीव टी बिल प्लस स्प्रेड फ्रॉम द स्वैप डीलर, ठीक है। जो भी टी बिल का रिसीविंग है और उसमें जो भी आपने फिक्स रेट जो आपने अपन ने डीलर से सौदा किया है उतना ही अपने को पेड करना है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट होता है ना, जैसे लोन में, अगर लोन को अपन ने फिक्स रेट में डिसाइड कर लिया कि भैया अपने को इतना ही पेड करना है, फ्लोटिंग में नहीं करना है, ठीक है। तो फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर रेट आपको लग रहा है कि बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, रेट कम भी हो जाता है जिससे जो डीलर है उसको भी फायदे होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। ट्रेडिंग कौन करता है, नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं या स्पेकुलेशन जिनको लगता है कि शेयर ऊपर जाने वाला है, कोई सा भी, या कोई भी सिक्योरिटीज है जो फ्यूचर में लिस्टेड है या फ्यूचर और ऑप्शन में लिस्टेड है या फिर नॉर्मल भी, तो क्या करते हैं कि शॉर्ट टाइम में लग रहा है कि इतने में असेट्स का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो क्या करते हैं ट्रेडर और स्पेकुलेटर्स, वो ऑप्शन ये फ्यूचर को बाय करते हैं, ठीक है, विथ स्मॉल मार्जिन के साथ, है ना, उनको मार्जिन जो भी है वो पेड करना रहता है, लेकिन जब उनको फायदा होता है तो बड़ा फायदा होता है, और लॉस भी होता है तो बड़ा लॉस होता है ट्रेडर और स्पेकुलेटर्स को, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस के लिए, ये अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे रहते हैं ट्रेडर्स, ट्रेडिंग जो करते हैं। हेजर्स क्या होता है, हेजर्स के पास बहुत पैसे होते हैं, यानी कि वो किसी भी मार्केट में बहुत बड़ी पोजीशन लेके बैठे रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी मार्केट बहुत नीचे जाए तो उनको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप ऑप्शन,
ये सब में अपनी हेजिंग पोजीशन लेके बैठते हैं, जिनसे उनका लॉस जो है वो लिमिट हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी उनकी लिमिट हो जाती है, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। ठीक है। एप्रिसिएशन इन वन पोजीशन इज स्क्वायर और बाई डेप्रिसिएशन इन अदर। तो ये सिंपल है कि आपने अपना लॉस और प्रॉफिट दोनों को लिमिट कर लिया है, लेकिन आप बड़े खतरे से तो बच गए ना। इसी को बोलते हैं हेजिंग, कि अपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को बचाना बड़े लॉसेस से। ठीक है। और जो ट्रेडर होता है ना, वो मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ये याद रखिएगा, कई बार एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है कि हु प्रोवाइड लिक्विडिटी इन मार्केट, तो ट्रेडर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज क्या होता है? एक मार्केट में खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में सेल कर देते हैं। क्योंकि एक मार्केट में किसी का प्राइस में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया का डिफरेंस है, दूसरे मार्केट में वो डिफरेंस नहीं है, तो एक मार्केट से खरीदा दूसरे में सेल कर दिया। ठीक है। आर्बिट्राज इज साइमल्टेनियसली परचेज और सेल ऑफ असेट इन obtain टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस ऑफ टू डिफरेंट मार्केट। तो दोनों में, दोनों जगह प्राइस का डिफरेंस था, तो एक मार्केट से खरीदा दूसरे में सेल कर दिया। बाइंग अ स्टॉक इन स्पॉट मार्केट। ठीक है। तुरंत उसने स्पॉट में खरीदा और फ्यूचर मार्केट में उसको सेल कर दिया। ठीक है, दिस कॉल्ड आर्बिट्राज। लेकिन आर्बिट्राज आज के डेट में मार्केट में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है जितना पहले मिलता था, क्योंकि मार्केट में आज के डेट में बहुत हाई टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, तो ऐसे मौके अब नहीं मिलते हैं, या तो बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है? इसको याद रखिएगा, इसके टर्मिनोलॉजी। प्लेज इज द एक्ट ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर्स। तो प्लेज क्या होता है? एक जगह से लोन, यानी कि अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेना। ठीक है, प्लेज कर दिए। तो इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं? प्लेजर। याद रखिएगा, इन्वेस्टर को प्लेजर बोलते हैं, और जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो बैंक हो चाहे सिक्योरिटीज हो, उसको प्लेजी बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी भी कई बार पूछा है। सिक्योरिटी हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट कैन बी प्लेज एंड hypothecated to loan of account credit facility. When dematerialized securities are pledged, they remain in pleasure accounts, डीमेट अकाउंट, बट दे आर ब्लॉक। अगर अपन डीमेट अकाउंट में प्लेज करते हैं तो रहता हमारे ही प्लेजर के ही अकाउंट में है, यानी हमारे ही अकाउंट में रहेगा, लेकिन उसको अपन सेल नहीं कर सकते जब तक वो ब्लॉक है ट्रेड में। प्लेजेड सिक्योरिटी कैन बी अनप्लेस वन द ऑब्लिगेशन अंडर प्लेज आर फुलफिल्ड। तो जब अपन अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देते हैं तो वो अनप्लेज भी हो जाता है। ठीक है। यही है गिरवी रख के लोन लेना, प्लेजर्स। अब ये दो जो फॉर्मेट है, ये डीमैट और रीमैट, इसको याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। डीमैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू होल्डिंग इन बुक एंट्री फॉर्म। ठीक है। जो पहले के समय में क्या था, स्टॉक्स को फिजिकल फॉर्म में मिलता था। जब अपन शेयर्स खरीदते थे किसी भी कंपनी का, तो फिजिकल फॉर्म में अपने को शेयर्स मिलते थे। आज के डेट में अपने को इलेक्ट्रिक फॉर्म में मिलने लगे हैं। इन डीमेट फॉर्म वन इन्वेस्टर शेयर आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर शेयर, दे शेयर डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर। सेबी regulator require company making public issue of share to enter in an agreement with all depository to dematerialize its shares so that investor can given the option to holding the share in demat form। तो सेबी ने अपने रेगुलेशन में कह दिया है कि जो भी आप पब्लिक इशू करते हैं उसको कम से कम और सभी डिपॉजिटर्स के लिए ऐसा कर दीजिए कि वो डीमेट फॉर्म में ही खरीदें, क्योंकि पहले फ्रॉड फराजरी भी बहुत हुआ है। अगर आप पहले के मार्केट कंडीशंस को देखेंगे या पहले की न्यूज देखेंगे, तो नकली शेयर्स भी इशू कर दिए जाते थे या कई जगह प्रिंट भी होते थे। तो डीमैट होने से बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज मिल गई है। रीमैट क्या होता है? रीमैट क्या होता है? डीमैट का उल्टा, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में शेयर्स हैं, लेकिन हम उसको फिजिकल फॉर्म में चाहते हैं। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में चाहते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी ऑन रीमैट आर एलोकेटेड इन फिजिकल फॉर्म विद डिस्टिंक्टिव नंबर
ऐसा नहीं है सभी शेयर्स मिल जाएंगे, कुछ शेयर आपको फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है। इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक इन बुक एंट्री फॉर्म विद डिपॉजिटरीज। ठीक है, अगर अपने को चाहिए तो अगर अपन अप्लाई करते हैं तो कुछ शेयर अपने को फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं रीमेट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, रीमेट डीमेट। ठीक है, आर्बिट्राज पूछता है बहुत बार, हेजिंग ट्रेडिंग भी आता है। मैं अगर कहूं फ्रैंकली तो मैं आज तक ये कभी नहीं समझ पाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आती है, सब आता है इसमें। एग्जाम जो पेपर छांटते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने को केवल अपना नॉलेज प्रो लेवल में रखना है बस, और कुछ नहीं। कुछ भी पूछ देता है, ये जो कैश ट्रेड, टॉम ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टॉम ट्रेड होता है। ठीक है, फिनेंशियल मार्केट में कैश ट्रेड होता है, इक्विटी मार्केट इन इंडिया में स्पॉट ट्रेड होता है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं चैप्टर 3 में अपन क्या पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगी। देखो हम देखो बहुत इजी है, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। ठीक है, जो चैप्टर 3 अपन स्टार्ट करेंगे उसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज तो ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चंस को देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, दोनों के जितने भी मॉक क्वेश्चंस आते हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो। अभी हमारी ट्रेन जो है वो स्लो स्पीड में, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार में अपन चल रहे हैं। धीरे से अपन अपनी स्पीड को इम्प्रूव करेंगे जब आप सभी का बेसिक क्लियर हो जाएगा।